नमस्कार, मैं मकरध्वज कुमार द स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज मोहम्मद गौरी को देखेंगे। भारत के महान वीर पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी को तहस नहस करने वाले उस आक्रांता को भी देखेंगे, अर्थात बख्तियार खिलजी के बारे में जानेंगे। और हम लोग ऐसे आज इतिहास जानने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा भारत में जो इस्लामिक जो आक्रमणकारी आया उसके इतिहास क्या है, जहां से भारत का इतिहास ही चेंज माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है एक गौर प्रदेश जो गजनी के पास में है, तो गौर जो पहले गजनी के पास में ही पड़ता है। तो 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नामक एक व्यक्ति था जो स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है। अर्थात जो गौर प्रदेश था पहले वो गजनी, जो महमूद गजनी के बारे में पिछला वीडियो में देखे थे, तो महमूद गजनी के वंशज के अधीन जो है वहाँ का शासक था। लेकिन गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो है 1163 में अपने आप को जो है गौर को जो है स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उसके बाद 10 साल बाद 1173 में गीज के तुर्कों, जहाँ पर गजनी के वंशज शासन कर रहा है, उसे भी जो है वहाँ पर आक्रमण करके भगा देता है। इस तरह से जो है गीज के तुर्कों को भगा करके गजनी के गद्दी पर जो है अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उसे गद्दी पर बैठा देता है। साथ ही साथ उसने जो है खुरासन पर अपना साम्राज्य विस्तार हेतु आक्रमण किया। लेकिन खुरासन का जो शासक था ख्वारिज्म शाह, वो गौरी और उसके भाइयों समेत जो है पूरी सेना को बुरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिससे जो है गौरी वहाँ पर से जो हताश न होकर के फिर से अपनी सेनाओं को संगठित करने का जो है कोशिश करता है। और सेनाओं को संगठित करना है तो धन दौलत की जरूरत पड़ेगा। इसके लिए जो है पहले ही से ही सुन रखा था कि भारत में जो है अपार खजाना है, इसलिए जो है गौरी धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से और सेना को फिर से सुसंगठित करने के लिए वो भारत पर हमला करता है। इसी हमला में देखेंगे ये जो है महमूद गौरी का जो है शुरुआत से ही जो है उद्देश्य रहा है ये साम्राज्य विस्तार करना, जबकि जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था, लूट मार मचाना था, साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो है जो खुरासन किधर पड़ता है या जो गौर प्रदेश किधर पड़ता है। मैप में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, तो ये जो देख लीजिएगा हाथ से ड्रॉ किया हुआ मैप है। इसमें जो है ये जो देख रहे हैं ये जो है अजमेर का एरिया है, जहाँ पर शाकंभरी या चौहान वंश का शासन था। साथ ही साथ इसमें देख रहे होंगे नीचे जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पर जो है अहिलबाड़ का क्षेत्र था, यहाँ पर चालुक वंश का शासन था। साथ में जो मध्य प्रदेश का एरिया देख रहे होंगे यहाँ पर मालवा वंश था, मालवा में जो था परमार वंश का शासक था। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के आसपास के जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर गढ़वाल वंश के शासक जो है, यहाँ पर गढ़वाल वंशों के शासक जो है शासन किया था, जो उस समय जो है कन्नौज के नाम से जाना जाता था। साथ ही जो है दिल्ली था, तो दिल्ली पर तोमरों की जो थी। और इधर जो देख रहे हैं अफगानिस्तान से इधर का एरिया जो ईरान का आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही बोलते थे खुरासन या ख्वारिज्म साम्राज्य। साथ ही साथ इधर भी देख लेते हैं, ये जो देख रहे हैं ये गजनी के ऊपर जो क्षेत्र है ये गौर कहलाता था, जो कि पहले गजनी के वंशज यहाँ पर शासन करते थे। उसी का अधीन जो है मोहम्मद गौरी के भाई अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। साथ ही साथ ये गजनी का क्षेत्र देखेंगे, दोनों अफगानिस्तान में पड़ता है। और साथ में यहाँ पर देखिएगा ये जो है मुल्तान से पहले यहाँ पर एक दर्रा है जिसे बोलते हैं गोमल दर्रा। उसके बाद नीचे जो है मुल्तान के नीचे देखिएगा उच्च का क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा ये जो है राजस्थान में जो है एक जगह है जहाँ पर माउंट अबू पर्वत स्थित है। तो ये लोकेशन आपको बताएं, ये आगे काम आएगा, इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे मोहम्मद गौरी का उद्देश्य जो था साम्राज्य विस्तार करना था, जबकि गजनी का नहीं था। तो
महमूद गौरी जो है ये धन लूटने के उद्देश्य से जो है भारत पर आक्रमण करता है। तो गौरी गोमल दर्रा को जो है पार करते हुए 1175 ईस्वी में जो है भारत पर हमला करता है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बताइएगा मोहम्मद गौरी जो है भारत पर पहला आक्रमण कब करता है? तो 1175 में करता है। वो किसके विरुद्ध करता है? तो मुल्तान के विरुद्ध। 1175 में गोमल दर्रा पार करके जो है मुल्तान को जीत लेता है। साथ ही साथ 1176 में जो है गौरी सिंध के जो आसपास के क्षेत्र थे वो सभी को जीत लेता है, और उच्छ भी जो है उसी में जो आपको बताया था मुल्तान के नीचे है, तो सिंध के आसपास के क्षेत्रों और उच्छ को 1176 में जीत लेता है। फिर जो है गौरी सीधे, जैसा कि आपको गजनवी के जो है सोमनाथ का मंदिर लूटा था, तो इसको पहले से पता था कि भारतीय लोग जो है मंदिरों में अपने धन दौलत रखते हैं। इस उद्देश्य से 1178 में सीधे वो गुजरात सोमनाथ की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन उस समय का जो है स्थिति बदला हुआ था। जैसा कि आपको पता है महमूद गजनवी का जो है सामना करने वाला जो शासक था उस समय अहिलबाड़ का ही था, और वही वंश का था, चालुक्य वंश का था, जिसको भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम बोलते थे। लेकिन वो जो है गजनी से लड़ा, लेकिन वो परास्त हो गया। लेकिन इस बार जो है मामला कुछ उल्टा था। 1178 में गौरी जो है अहिलबाड़, यहाँ पर अहिलबाड़ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, देख लीजिएगा। अहिलबाड़ जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करता है, लेकिन उस समय जो गुजरात का शासक था वो भीमदेव द्वितीय था, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो मूलराज द्वितीय जो है अपनी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में जो है माउंट आबू पर्वत के पास ही जो है गौरी के सेनाओं को जो है रोक देता है, और वहीं पर जो है गौरी और भीमदेव द्वितीय के बीच में लड़ाई होता है। इस तरह गौरी जो है यहाँ भी जो है पूरी तरह परास्त होता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है महमूद गौरी का जो है भारत में पहला हार या पहला पराजय हुआ था, तो याद रख लीजिएगा ये पहला जो हार हुआ था 1178 में हुआ था। किसको हाथ हुआ था? तो चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के हाथों में हुआ था। इसलिए हमेशा यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है, जल्दी के चक्कर में आप लोग जो है तराइन का पहला युद्ध मारिएगा, तो ये आपको गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गौरी का भारत में पहला हार जो हुआ था ये हुआ था भीमदेव द्वितीय से 1178। उसके साथ साथ उसके बाद गौरी जो है जब गुजरात में इधर मार खा जाता है, तो मार खाने के बाद जो है ये इधर गुजरात के एरिया न करके जो है बाकी जो सिंध के आसपास पंजाब का जो एरिया है पाकिस्तान में भी जो पड़ता है उसको जीतता है। उसके बाद गौरी पंजाब का अन्य क्षेत्र को जीतता है, जिसमें 1179 ईस्वी में पेशावर को जीत लेता है, 1181 में लाहौर को जीत लेता है, 1189 में भटिंडा पर कब्जा कर लेता है। इस तरह लगभग में जो अभी का जो है पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान का एरिया जो है आ जाता है कब्जा में गौरी को। उसके बाद गौरी का सीमाप जो है सरहिंद में चौहान वंश की सीमाओं से लगने लगता है, और गौरी अपने जो है आदतों से बाज नहीं आता है, और गौरी सरहिंद के आसपास चौहान की सीमाओं में घुस करके जो है लूटपाट करना स्टार्ट कर देता है। इसी कारण जो है प्रथम तराइन का युद्ध होता है 1191। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन का मैदान कहाँ है? तो पंजाब में, वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। इस युद्ध में जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति और चचेरे भाई जिनका नाम था गोविंद राज तृतीय, ये जो है महमूद गौरी को जो है भाले से जो है जख्मी कर देता है। गौरी बुरी तरह जो है जख्मी हो जाता है। उसी बीच उसी का एक घुड़सवार जो होता है गौरी को जान बचा कर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एवं उसकी सेना जो है उसे पीछा करके मार देना या ख़त्म कर देना उचित नहीं समझता है, क्योंकि ये युद्ध नीति के विरुद्ध था। साथ ही साथ ये पृथ्वीराज चौहान जो है मामूली तुर्क लुटेरा समझ के इसे छोड़ दिया, क्योंकि उस समय जो है गजनवी के बाद जो है कोई ऐसा तुर्क जो है शक्तिशाली नहीं हुआ जो बार बार लूटा। ये हमेशा आया, उस समय जो है भारत में जो भी राजपूताना शासक था ये सभी को जो है खदेड़ता रहा था। तो एक आम लूटपाट समझ के जो है आम तुर्क लुटेरा समझ के जो है छोड़ देता है। उसके बाद गौरी जो है वहाँ से बदला लेने के लिए अपनी सेनाओं को फिर से सुव्यवस्थित करने लगा और अपनी सेनाओं को मजबूत और फौलाद बनाया। जैसा कि आप लोग को पता होगा पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक चंद्रवरदाई है उसमें कुछ और तरह की कहानियाँ मिलता है। तो हम लोग जो है पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ जो पृथ्वीराज चौहान की महान गाथा है उसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है उसे देखते हैं, फिर हम पृथ्वीराज चौहान की जो है महान वीर गाथाओं की भी कहानी सुनेंगे। तो गौरी जो है चौहान से बदला लेने के लिए अपनी सेनाओं को फिर से सुव्यवस्थित करने लगता है और अपनी सेनाओं को मजबूत और फौलाद बनाता है।
उसने जो है कसम खा लिया था कि स्त्रियों और शराब को हाथ नहीं लगाना है। सोच सकते हैं किस तरह का उसका सोच रहा होगा, किस तरह बदला लेने की उताबित होगा। उसी समय जो है कन्नौज के शासक जयचंद जो था गौरी को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेज देता है अपने आदमियों के द्वारा, और उसे विश्वास दिलाता है कि वो गौरी के तरफ से ही भारत में लड़ेगा और पृथ्वीराज चौहान को जो है उसका हराना ही एक मकसद है। अगर बात करें जयचंद जो है वो भारतीय को साथ न दे करके गौरी का साथ क्यों दिया था, तो इसके पीछे जो है दो कारण है। एक तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी शासक था और ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना उनका उद्देश्य था। इसलिए जो इसके पड़ोसी शक्तिशाली राजपूताना शासक था उससे इनका मनता नहीं था, जैसे चालुक्य शासक हो जाएगा उससे भी लड़ाई था, साथ में जो मालवा का शासक था उससे भी लड़ाई था, और जो चंदेल शासक हो जाएगा उसी में आपको जो है आल्हा उदल नामक दो वीर सेनापति का भी जो है गाथा मिलता है, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान जो है उसे पराजित किया था। साथ ही साथ जो कन्नौज उस समय सबसे शक्तिशाली और बड़ा राज था उससे भी लड़ाई था। उसका कारण यह था कि जो दिल्ली का जो शासक था वो अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, तो उस जो पृथ्वीराज नाना और जो है पृथ्वीराज के दादा जो थे उसके बीच लड़ाई होता है, लेकिन ये युद्ध में जो है अनंगपाल तोमर का हार हो जाता है। तो अनंगपाल तोमर जो है अपने इसे रिश्ते को जो है वैवाहिक संबंध में बदल करके जो है अपनी बेटी की जो है शादी पृथ्वीराज चौहान के पिता से कर देता है। इस तरह जो है दिल्ली भी जो है पृथ्वीराज चौहान का हो जाता, क्योंकि उनके जो है नाना का कोई लड़का नहीं था। तो इसलिए दिल्ली एक जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इसलिए जो है कन्नौज के शासक जो है जो जयचंद था उससे जो है एक दुश्मनी था या मनमुटाव था। दूसरा जो है इसमें जो है माना जाता है कि जयचंद की पुत्री संजोगता जिसकी अपहरण जो है पृथ्वीराज चौहान किए थे, इसका चर्चा पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तो इसकी जो है पृथ्वीराज रासों में जो भी चर्चा मिलेगा इसकी हम बात बाद में करते हैं। अभी देख लेते हैं। तो जयचंद की पुत्री संजोगता का चौहान द्वारा अपहरण इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ जो होता है जब महमूद गौरी जो है अपनी विशाल सेनाओं के साथ 1192 में दोबारा जब आक्रमण करता है तो उस समय जयचंद भी जो है गौरी से जा मिलता है और जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान भी उतना जो है अनजान नहीं थे, वो अपने पड़ोसियों से जो है मदद मांगा लेकिन कोई भी जो है उसे मदद देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस वजह से तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो है अपनी पूरी वीरता से लड़ता रहा, आखिरकार गौरी को लगा कि वो हार जाएगा, तो वह जो है एक षड्यंत्र रचा। वह अपने जो है एक आदमी को भेज करके जो है चौहान के पास एक संधि प्रस्ताव भेजता है, जिसमें जो है चौहान को कहता है कि हम हार मानते हैं और आप संधि कर लीजिए, आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। लेकिन गौरी जो है ये एक षड्यंत्र था, तो गौरी जो है छल से रात में जब सेना आराम कर रहा होता है, क्योंकि जब पहले ही आपको संधि का प्रस्ताव आ गया कि आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, कल संधि होगा, जो सेना दिन भर लड़ा था, जो थका मंदा था, वो अपने आराम कर रहा था, उसी बीच जो है रात में जो है गौरी जो अपनी सेनाओं के साथ उसमें हमला कर देता है अचानक। इससे जो है सेनाओं में अफरा तफरी मच जाता है, लेकिन वहाँ से जो है पृथ्वीराज चौहान किसी तरह निकल जाते हैं। यहाँ पर PDF में थोड़ा कट गया है, लेकिन हम आपको कहानी बता देते हैं। वहाँ से किसी तरह निकल करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, उसी बीच जो है गौरी जो है अपनी सेनाओं के साथ उसे पीछा करता है, और ये जो है हिसार जो हरियाणा में पड़ता है, हिसार में जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बंदी बना करके उसकी हत्या कर देता है। ये जो है इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार है। बाकी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वाधीनता स्वीकार कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज रासों में ऐसी चर्चा नहीं मिलती है। उसके साथ में जो है जब ये युद्ध जीत जाता है, ये पूरे अजमेर में जो है गौरी का शासन हो जाता है, तो उसी बीच जो है चंदावर ये जो है कन्नौज का जो शासक था जयचंद जो है फिर इस जयचंद की तरफ जो है गौरी जो है आक्रमण करने लगता है, जिससे जयचंद और महमूद गौरी के बीच में लड़ाई होता है 1194 में, जिसे चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। अगर चंदावर जो जगह पूछा जाए तो चंदावर जो है युद्ध का मैदान ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जब लड़ाई होता है तो इसमें जो है गौरी जो है जयचंद की हत्या कर देता है, और इस प्रकार जो है
एक कन्नौज को भी महमूद गौरी जीत लेता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद को जो है जब ये जीत जाता है तो बुलाता है, दोस्ती के तौर पर जयचंद जाता है, वहाँ पर महमूद गौरी जो है उसे शराब पिला देता है और शराब पिला करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने से पहले जो है जयचंद को कहता है, जो अपनी मातृभूमि का नहीं हो सकता, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो मेरा मित्र कैसे हो सकता, मैं कैसे विश्वास करूँ। इस तरह जो है जयचंद की हत्या कर देता है। खैर छोड़िए, इतिहासकार में मतभेद है, हम अपने में मतभेद नहीं करना है, बस याद रख लीजिएगा जैसा को तैसा हुआ। तो चंदावर का युद्ध आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, गौरी और जयचंद के बीच हो जाएगा। उसके बाद गौरी जो है अन्य भारत के छोटे छोटे राज्यों पर भी आक्रमण करता है, जिसमें प्रमुख है बयाना जहाँ पर कुमारपाल थे, ग्वालियर जहाँ के शासक सुलक्षण पाल थे, इसके विरुद्ध करता है और जो है गौरी विजय रहता है। उसके बाद गौरी के जो कुछ वफादार गुलाम थे, जिसमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कालिंजर अभियान चलाता है 1202 में, और वहाँ भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक विजय रहता है, और जो कालिंजर का जो शासक रहता है परमल देव जो होता है वो परास्त होते हैं। इस प्रकार माना जाता है मोहम्मद गौरी को जो है भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइएगा भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो आप मान लीजिएगा महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी के जो है कुछ प्रमुख दास भी थे, अर्थात गुलाम भी था, जिसको देख लीजिएगा ताकि आगे का जो इतिहास होगा, गुलाम वंश होगा, उसमें समझने में आपकी मदद मिलेगा। तो देख लीजिएगा एक मोहम्मद गौरी को जो है प्रमुख दासों में जो है एक दास था ताजुद्दीन अलदौज, जो महमूद गौरी जो है अपने बेटों को न बना करके अपने गुलामों पर विश्वास करता था, और जो है गजनी का जो है इसे अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था या अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये ताजुद्दीन एलदौज को जो है गजनी का शासक बना देता है। साथ ही साथ नरसुद्दीन कुवाचा का जो है जो मुल्तान और उसका क्षेत्र है उसका अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। साथ ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि महमूद गौरी के जो है बाकी जो तराइन का पहला दूसरा युद्ध में जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, इसलिए दिल्ली और लाहौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। साथ ही बख्तियार खिलजी जो है बिहार और बंगाल को जो है अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। साथ ही साथ गौरी ने चंदावर युद्ध में अन्य राज्यों को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में सर्वप्रथम जो है हाशियन हिसार का इक़्तिदार नियुक्त करता है। इस प्रकार जो है 1191 में जो है महमूद गौरी जो है एकता प्रथा या दास प्रथा की जो है स्थापना करता है। उसके साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्र भी हो जाएंगे, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा 1191 न करके 1192 कीजिएगा। 1192 में जो है सर्वप्रथम हाशियन हिसार का इक़्तिदार नियुक्त करता है करके जो है एकता प्रथा की शुरुआत करता है या दास प्रथा की भारत में शुरुआत करता है। साथ ही साथ अन्य जीते गए क्षेत्रों में देखिएगा भरतपुर, ग्वालियर, धौलपुर, अजमेर, बुंदेल इत्यादि में भी अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक को कर देता है। साथ ही जो है गौरी ने तराइन के युद्ध में लड़ने वाला बख्तियार खिलजी के चाचा, जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें बख्तियार खिलजी के चाचा थे, वो भी लड़ने में थे, इसलिए जो है गौरी जो है बख्तियार खिलजी के चाचा को बनारस के आगे के कुछ क्षेत्रों, बनारस के आगे के क्षेत्र मतलब हो जाएगा जो अभी बक्सर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। बख्तियार खिलजी जो है इसी का फ़ायदा उठा करके कई बार बिहार को लूटता है। उस समय बिहार में जो है उसका देखभाल करने वाला नो मैंस लैंड था, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। उसके बाद इसी का फ़ायदा उठा करके जो है बख्तियार खिलजी कई बार लूटा था और अपना एक गिरोह बना लिया था। उसी के साथ जो है 1202 में जो है खिलजी मतलब बख्तियार खिलजी समझिएगा, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार की राजधानी ओदंतपुरी पर जो है कब्जा कर लेता है। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो है तहस नहस करके जो है जला देता है। सोच सकते हैं अगर ये जो इतना प्राचीन विश्वविद्यालय जो है आज रहता तो भारत की गौरव और कितना बढ़ता। बख्तियार खिलजी ने बिहार में लूटपाट के दौरान ही
वो जो है बंगाल के रास्ते का भी जानकारी प्राप्त कर लिया था। उसने बंगाल में एक तुर्क सौदागर के भेष के रूप में अचानक हमला किया था। उससे पहले जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा बंगाल का स्थिति क्या था। तो उस समय जो है बंगाल के महान शासक जो था लक्ष्मण सेन था। वही लक्ष्मण सेन थे जिसके दरबार में जो है जयदेव जैसे जो है महान कवि रहते थे। जयदेव की अगर हम प्रमुख रचना की बात करें तो इसकी प्रमुख रचना जो है गीत गोविंद। क्वेश्चन बनते रहता है, बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो मान लीजिएगा जयदेव। उसके साथ ही जो है जयदेव किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जो लक्ष्मण सेन थे उस समय बंगाल के महान शासक थे। और लक्ष्मण सेन जो है नदिया, वहाँ पर अभी भी बंगाल में जिला है, तो नदिया में एक महल बनवाया था और अपने परिवारों के साथ वहाँ पर जो है तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उसी समय जो है उस समय का स्थिति क्या था कि जो तुर्क सौदागर थे घोड़ा पर आम दिख जाते थे। दिखना मतलब आम बात था। तो बख्तियार खिलजी भी जो है अपने कुछ साथियों के साथ जो है एक तुर्क सौदागर के भेष में जो है वो नदिया पहुंचता और अचानक जो है लक्ष्मण सेन पर जो है हमला कर देता है। लक्ष्मण सेन जो है ये बात को समझ नहीं पाते हैं और अचानक हमले से जो है वो तुर्कों की मुख्य सेना समझ करके वो अपने जो है बच्चों को छोड़ करके ये सुनार गांव भाग जाते हैं, जहां पर लक्ष्मण सेन के जो वंशज जो है बहुत दिन तक शासन करता है। क्योंकि बख्तियार खिलजी जो है ज़्यादा दिन सुख नहीं भोग पाता है। इसका कारण जो है देखिएगा क्या है। इस तरह बख्तियार खिलजी को जो आसानी से बंगाल भी हाथ में आ गया और उसने शीघ्र जो है बंगाल की राजधानी लखनऊ को जो है अपने कब्जा में ले लेता है। फिर जो है इतना से जो है बख्तियार खिलजी संतुष्ट नहीं होता है, वह और एरिया को जीतना चाहता है। फिर जो है बख्तियार खिलजी एक सनक भरी जो है एक अभियान चलाता है। उस अभियान को बोला गया है तिब्बत की अभियान। अर्थात ये चाहता था कि तिब्बत को जीते और इसको जो जीतने की जो रास्ता थी वो बंगाल के रास्ते। थोड़ा सा मैप से देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो है इस बिहार के और बंगाल को जीतने के बाद जो है ये चाह रहा था कि तिब्बत को जीते। तो तिब्बत को जीतने के लिए इसने जो है असम के रास्ते ये आपको जीतने की कोशिश किया। लेकिन जैसा कि आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर से निकल के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में गिरती है। तो इस तरह जो है जो है बख्तियार खिलजी तिब्बत की ओर एक अभियान चलाता है जो उसकी सबसे मूर्खतापूर्ण अभियान रहता है। और यहाँ पर जो है जब अभियान कर रहा होता है अपनी सेनाओं के साथ, तो असम का स्थानीय जो शासक था जिसका नाम था माघ जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है कि जाइए आपसे लड़ने की हमें हिम्मत नहीं है। जब बख्तियार खिलजी आगे बढ़ जाता है तो उस समय असम की वादियों में जो है उतना आपको पूरे पथरीला एरिया है, साथ में जंगली एरिया है, वहाँ पर खाने पीने के जो है कुछ सामान नहीं मिला। साथ में जो है खिलजी की सेनाओं जो है चलते चलते थक गया है। अंततः ये फैसला किया कि अब हम जो है तिब्बत नहीं जीतेंगे और पुनः लौटता है। जब ये पुनः लौट रहा होता है उसी समय जो है माघ अपनी सेनाओं के साथ जो है उसे रास्ते में जो है तंग करना स्टार्ट करता है, अर्थात उस पर हमला कर देता है। एक तरफ सोचिए कि एक तरफ तो विशाल जो है भारत की सबसे विशाल नदी जो है ब्रह्मपुत्रा है, दूसरी तरफ जो है इधर माघ की सेना है। तो वहाँ पर जो है लगभग में जो खिलजी की जो सेना था वो बुरी तरह जो है परास्त हुआ, या बोल सकते हैं लगभग में उसकी सेनाओं जो है समाप्त हो चुका था। लेकिन वहाँ से भी जो है बख्तियार खिलजी जो है किसी तरह जान बचा करके तो फिर भाग आया। लेकिन वो इतना वो हिम्मत हार चुका था कि वो बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया, अर्थात बीमार ही था। उसी समय जो है एक तुर्क सरदार जो है उसे चक्कू मार करके हत्या कर देता है। इस तरह बख्तियार खिलजी का भी अंत हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 1203 ईस्वी में गौरी का सीधा टक्कर जो है ख्वारिज्म साम्राज्य से होता था। जो ईरान के शासक जो थे वो खुरासन का एरिया था, वहाँ पर जो सीधा टक्कर ख्वारिज्म साम्राज्य से होता है, जिसमें गौरी पूरी तरह पराजित हो जाता है। लेकिन यह पराजय भी जो है गौरी के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब वो जो मध्य एशिया का जीतने का उसका सपना था वो सपना छोड़ करके भारत पर ही जो है ध्यान केंद्रित करने लगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही साथ देखिएगा अगर हम बोले कि जो है गौरी का अंतिम आक्रमण क्या था, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में जो जंगजू कबीले का खोखर थे वो 1205 ईस्वी में गजनी से लाहौर के भी जो है संपर्क तोड़ देता है। इसलिए जो है गौरी पूरे गुस्से में आकर के अपने दासों के साथ अर्थात कुतुबुद्दीन एबक बाकी साथियों के साथ जो है
ये पंजाब पर आक्रमण करता है और जो जंगजू कबीले के जो खोखर थे उसे मौत की घाट उतार देता है। इस तरह जो है महमूद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण अगर पूछेगा तो याद रख लीजिएगा 1205 में खोखरों के विरुद्ध था, जबकि पहला आक्रमण बोलेगा तो याद रख लीजिएगा 1175 मुल्तान के विरुद्ध। ये जो है महमूद गौरी जो है इस विद्रोह को जो है दमनकारी तरीके से दबा करके खोखरों को मौत की घाट उतार देता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा महमूद गौरी का जो अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो याद रखिएगा खोखरों के विरुद्ध। उसके बाद भारत का कमान जो है अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके 1206 ईस्वी में जब वो गजनी जा रहा था तो रास्ते में दम्यक नामक स्थान पर जो है 15 मार्च 1206 को जो है कट्टरपंथी मुस्लिम द्वारा जो है गौरी की हत्या कर दी जाती है। तो याद रखिएगा महमूद गौरी का जो है हत्या हुआ था 1206 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दम्यक नामक स्थान पर। ये जो है सिंध के आसपास में पड़ता है। साथ ही आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा बताइएगा महमूद गौरी के जो है सिक्कों पर, आपसे क्वेश्चन बनेगा किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए महमूद गौरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति अंकित है। दूसरी ओर जो है कलमा खुदा हुआ है जो अरबी भाषा में है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन पूछा गया है किसके जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति मिली है, तो याद रखिएगा महमूद गौरी। इस तरह जो है एग्जाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब हम लोग देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित जो है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की महान गाथा, तो उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो है जो राजपूताना शासक था उसकी जो है उत्पत्ति एक यज्ञ के द्वारा होता है जिसमें एक चौहान वंश होता है। पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी राजा था, वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, इसलिए जो है बाकी जो उसके पड़ोस के राज्य थे उससे बनता नहीं था। उसके साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के जो कारनामे बहुत सारा युद्ध जीते थे, जिनके कारनामा जो है बहुत दूर दूर तक प्रचलित था। इसलिए जो है उसी के बीच जो है जयचंद जो कनौज का शासक था उसकी पुत्री संजोगता के पास ही पहुंचता है। संजोगता जो है वो मने मन जो है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है। जब ये बात जो है पता जयचंद को चलता है तो जयचंद जो है संजोगता की विवाह करने की जो है तैयारी करता है, अर्थात एक स्वयंवर रचवाता है। लेकिन इस स्वयंवर में जो है जयचंद पड़ोस के सभी राजाओं को जो निमंत्रण भेजता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजता है। और पृथ्वीराज चौहान के जो है मजाक उड़ाने के उद्देश्य से उसको जो है दरमान के तौर पर एक पुतला लगा देता है। संजोगता जो है एक के बाद एक सभी बड़ों के पास जाता है, लेकिन किसी को जो है गले में हार नहीं डालता है। और वो जो है जो पुतला होता है उसी पुतला में जब पृथ्वीराज चौहान जब सुनता है कि इस तरह का हो रहा है तो भी भेष बदल करके जो पृथ्वीराज चौहान कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे और वो पुतला की जगह पर अपने खड़े हो गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के गले में जैसे ही जो है संजोगता माला पहनाती है, पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ से उसे उठा करके अपने घोड़े पर बैठा करके अजमेर की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह जो है एक जयचंद की एक पुरानी दुश्मनी था। साथ ही साथ जब 1191 में उत्तरायण का पहला युद्ध होता है उसमें जो है महमूद गौरी जब आक्रमण करता है तो उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है महमूद गौरी को जो है बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद अपने राज में रहता है, राज दरबार में। वहाँ जब उपस्थित करता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है उससे कहता है कि ये गौरी जो है भलो ही एक बंदी है लेकिन एक राजा है, इसे राजा की तरह रहना चाहिए। उसे जो है अपने कुछ मालाओं पहनाता है और अपनी बराबरी में बैठाता है। लेकिन कुछ इसकी जो मंत्री जो है सलाह देते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि आप जो है ये बार बार हमला करते रहता है, इससे जो है जितना घोड़ा है जो भी तलवार है इसे सिलेंडर कर दीजिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसी को न मान करके जो है उससे अपने दोस्त कह करके पुकारता है। इससे जो है कुछ दिनों के बाद जो है जीवित छोड़ देता है गौरी को। गौरी जब यहाँ से वापस जाता है तो ये जो है दोस्ती भूल करके ये अपना अपमान समझता है और अपमान समझ करके जो है फिर से अपनी जो है तैयारी करने लगता है। इसी बीच जो है जयचंद जो है अपनी जो है एक दूत भेजता है कि आप चौहान वंश पर जो है यानी पृथ्वीराज चौहान पर या अजमेर पर आक्रमण कीजिए, हम आपके साथ हैं। और ये जो है गौरी को जो है एक सुनहरा अवसर मिला और अपनी सेनाओं के साथ जो है आक्रमण करता है। उसका सच में साथ जो है जयचंद देता है।
फिर पृथ्वीराज चौहान और जो है महमूद गौरी के बीच जो है युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है लगभग पृथ्वीराज चौहान जीतने वाले ही थे। इसी बीच जो है एक संधि प्रस्ताव भेज देता है महमूद गौरी, और ऐसा होता है कि ये जो है गौरी जो है अपने आप को सरेंडर कर रहा है, हार मान रहा है, अब आक्रमण नहीं करेगा। इसे पृथ्वीराज चौहान भी मान लेते हैं। और जब ये आराम कर रहा होता उसी बीच जो है अचानक जो है महमूद गौरी अपने सेनाओं के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर देता है। पृथ्वीराज चौहान को जो है ये अचानक हमला से जो है बाकी सेनाओं में अफरा तफरी मच जाता है और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर हार होता है। पृथ्वीराज चौहान के जब हार होता है तो इसे बंदी बना लेते हैं। बंदी बना कर जो घोड़ों से बांध के खींचता हुआ अफगानिस्तान ले जाता है। जब अफगानिस्तान ले जाकर के जो है इसे छड़ गर्म करके पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँखों को जो है फोड़ देता है। उसी बीच जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जन्मने वाला जन्म मरण के साथ कहे जाने वाला पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, उनके कवि, उनके दोस्त जो होता है ये सोचता है पृथ्वीराज चौहान कहाँ है या उनको मुक्ति दिलाना चाहिए। वो पता लगाने के उद्देश्य से जो है अपने पुस्तक पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र को सौंप करके जो है ये चल देते हैं। ये रास्ते में जाते जाते जो है ये धूल उल लगने के कारण ये मदारी के वेश में बन जाते हैं। और कुछ ये विद्वान थे इसलिए इनके पास हाथ की भी सफाई था, तो मदारी दिखाते दिखाते जो है ये अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। जब अफगानिस्तान पहुंचते हैं, अफगानिस्तान के गौर प्रदेश पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो है इनका जो मदारी का खेल था, जादू का खेल था, ये जो है पहुंचता है गौरी के पास। गौरी जो है अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ जो है उसे बुलाता है और जो है मदारी दिखाने के लिए कहता है। तो इसमें जो है उस समय जो है ये नक्षत्र के ज्ञाता थे चंद्रबरदाई, तो बोलते हैं हम सूर्य को कुछ देर के लिए गायब कर सकते हैं। वास्तव में वो सूर्य ग्रहण लगने वाला था, तो जैसे ही आपको समय होता है अपना जादू मंत्र दिखाने लगते हैं, उसी भी जो है सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य गायब हो जाता है। तो गौरी को लगता है वास्तव में तो जादू है। तो बोला फिर से राजमहल में जो है सभी के सामने फिर से जो है एक जादू दिखाया जाए। तो इस जादू में जो है पृथ्वीराज चंद्रबरदाई जो है उसी बीच जो है क्या करते हैं, वो जेल में घूम घूम कर देख लेते हैं। उसी बीच पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं, दोनों आँख जो है वो दागा हुआ है। तो उससे बातचीत करते हैं, बोलते हैं महाराज आ गए हैं, चिंता करने की बात नहीं है, अब आपको यहाँ से जो है मुक्ति करके ही जाएंगे। इस तरह जो है घोषणा करते हैं कि अब जो है अगला दिन जो जादू दिखाएंगे पृथ्वीराज रासो, ये जो है किसी अंधे व्यक्ति से तीर चलवा करके एक सेव जैसे जो है छोटी सी चीज़ को दूरी में निशाना लगा सकता है। और इस तरह जो है पूरी भीड़ो भाड़ हुजूम के साथ जो है गौर प्रदेश में जो है वहाँ पर मेला लगता है। और खुद जो गौरी होता है मोहम्मद गौरी जो होता है वो तख्त पर बैठा होता है, बाकी उसके बेगम होता है, बाकी लोग देखने वाला होता है। उसी बीच बोलता है कोई ऐसे आदमी को बुलाइए, अंधे आदमी को बुलाइए जो जिसे दिखाई नहीं देता हो वो तीर चला सकता हो। तो ये जो है वो महमूद गौरी जो है बोला ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान मरने वाला है तो उसी से क्यों न चलाया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को लाया जाता है, तीर हाथ में दिया जाता है। इसी बीच जो है चंद्रबरदाई जो है एक चौपाई पढ़ते हैं, वो देखे वो इस प्रकार था। चंद्रबरदाई जो है जैसे ही जो है एक चौपाई सुनाते हैं और ये बोलते हैं 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जैसे ही इतना सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द बेदी बांध चला देते हैं, जो जा कर के महमूद गौरी को जो है गले में लगता है और वहीं पर जो है तख्ताओं से गिर करके जो है महमूद गौरी जो है मर जाता है। इस प्रकार जो है पृथ्वीराज चौहान अपना बदला चुका लेते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है वो जो है बहुत बड़े वीर थे और वो जो है शब्द बेदी बाण भी चला लेते थे, अर्थात जो है शब्द सुन करके जो है सटीक निशाना लगा लेते थे। इस तरह जैसे ही जो है महमूद गौरी जो है गिर कर वहाँ से मरा तो उसको लगा कि तो चंद्रबरदाई सोचा कि अब तो उपाय नहीं, यहाँ से बच के जाना मुश्किल है। तो ये चक्कू निकालता है, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के पेट में मारता है और फिर अपने मार करके वहीं पर आत्महत्या कर लेता है। इसलिए जो है चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन मरण के जो है साथी थे। तो इस तरह जो है पृथ्वीराज रासो में जो है रचित कहानी है या जो भी सही बात है, क्योंकि उसके दरबारी कवि थे लेकिन इतिहास का ऐसे मान्यता नहीं देता है। लेकिन इस भारतीय
महावीर पुरुष को जो है महापुरुष को जो है बहुत बहुत नमन। ये भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है कि ऐसे भी भारतीय थे जो पूरे दुनिया में अगर चाहता तो पूरी दुनिया को जीत सकते थे, लेकिन अपने को जो है साथ न मिलने के कारण, कुछ लोभ के कारण जो है इतने बड़े महान को जो है गंवा देते हैं। धन्यवाद। अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।